ओमिक्रॉन का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। बात करें भारत की तो यहां भी वेरिएंट का खौफ फैलने लगा है। नए स्ट्रेन BA.2 के अब तक 530 सैंपल्स मिल चुके हैं। हालांकि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है इसके बारे में फिलहाल अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों ने इतना जरूर कहा है कि अब तक का सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट BA.2 है। तो लगातार जिस तरह से BA.2 वेरिएंट को सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है, ऐसे में एक बार फिर से लोगों की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर जैसे जैसे रिसर्च वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे हैं, वैसे ही कई नई बातें सामने आ रही हैं। कहीं इसे कोरोना का अंत माना जाता है, तो कहीं ये माना जाता है कि ओमिक्रॉन जिन लोगों को होता है उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट काम करता है। तमाम तरह की जानकारियों के साथ ही साथ दिन पर दिन नई परतें ओमिक्रॉन को लेकर खुलती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में जिस तरह से इस वेरिएंट की बातचीत की जा रही है, BA.2 की बात की जा रही है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोगों की चिंता जरूर बढ़ी है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स का साथ ही साथ ये भी कहना है कि तेजी से फैलने के साथ ही साथ लक्षण माइल्ड होने के चलते कहीं ना कहीं अस्पतालों में मरीजों की उतनी संख्या नहीं है जितनी दूसरी लहर में देखने को मिली थी। बचाव करने के उपाय बार बार बताए जा रहे हैं। दोनों ही डोजेस वैक्सीनेशन की जल्द से जल्द अपनी लगवाई जाएं और साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने का पूरा प्रयास किया जाए। तो अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट ये इसलिए माना जा रहा है क्योंकि संक्रमण फैलाने की जो क्षमता है वो इस वेरिएंट में सबसे अधिक मानी जा रही है। 530 सैंपल्स अभी तक मिले हैं और यदि वाकई में ये वेरिएंट इसी तरह लोगों में संक्रमण को बढ़ाता रहा तो स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में बचाव और ज्यादा आवश्यक हो जाते हैं। सावधानी और सतर्कता और ज्यादा बढ़ने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तमाम स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता के साथ ही साथ आम जनों से भी लगातार इस बात को लेकर गुजारिश की जा रही है कि अपनी सुरक्षा को लेकर आप स्वयं सतर्क रहें, सावधानी बरतें। कोरोना को लेकर माइल्ड वेरिएंट जरूर है ओमिक्रॉन, लेकिन इसको लेकर जरा भी लापरवाही कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकती है। तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। लगातार एक्सपर्ट्स से जानकारी लेकर हम ये जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास भी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आपको इस बारे में पूरी जानकारी हो और कैसे अपना बचाव करना है, क्यों मास्क का प्रयोग करना है और क्यों दोनों ही डोजेस समय पर लेना अनिवार्य है। तो भारत में नए स्ट्रेन के सैंपल्स मिले हैं। 530 सैंपल्स अभी तक मिल चुके हैं। जिस तरह से इसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है, लगातार इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है हम आगे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बिल्कुल भी डराना नहीं है। केवल जानकारी आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपनी सावधानी पहले से रख पाएं, सतर्कता के साथ ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट का भी आप मुकाबला कर पाएं। तो ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट को लेकर जिस तरह से नई जानकारियां सामने आई हैं, बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में इस वेरिएंट के द्वारा काफी कहर ढाया गया है। भारी मात्रा में वहां पर केसेस आए हैं और संक्रमण दर इतनी तेजी से फैलने के पीछे सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बढ़ते हुए केसेस को संभालना मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही साथ आम जन भी लाख कोशिशें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जरा भी लापरवाही यदि होती है तो कहीं ना कहीं इस वेरिएंट से ग्रसित आप हो सकते हैं। तो आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्र, पूर्व निदेशक एम्स, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर VN त्रिपाठी भी जुड़े हैं, पूर्व DGM UP। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर MC मिश्र जी आपसे, जिस तरह से ओमिक्रॉन के वेरिएंट BA.2 की यहाँ पर बातचीत हो रही है, ओमिक्रॉन को कभी माइल्ड माना जाता है, कभी इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है और फिर नई रिसर्च सामने आती है और लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। क्या कहना है इस वेरिएंट को लेकर आपका? देखिए, आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को जो सुनने आपके श्रोता हैं उनको भी। और ओमिक्रॉन से अपना बचाव जारी रखें। ये मैसेज आप भी देना चाह रहे हैं
और हम लोग भी यही बात कह रहे हैं। तो ये जो दो वेरिएंट थे ओमिक्रॉन के, BA.1 और BA.2, तो ये शुरू से ही थे। और इसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसी नई बात सामने आई। सब वेरिएंट जो BA.2, केवल इसमें ये था कि ये जो टेस्टिंग हम करते हैं RT-PCR से जी, उसमें मिस हो जाता है। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक था। बाकी तो ये बीमारी भी करता है, सिमिलर लक्षण होते हैं उसके साथ जो भी हो रहे थे अब तक। उसके अलावा तेजी से फैलता है, ये बात भी पता है। और बचाव के उपाय वही हैं, समान हैं, जो अब तक हमारे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन में हम लोग कहते आए हैं आप लोगों के माध्यम से। उसके अलावा जो हमारे पास विकल्प मौजूद हैं वो है टीकाकरण अपना करवाते रहें। जिन्होंने एक डोज ले ली है वो दूसरी डोज ले लें, जिनकी 2 डोज हो गई है और बूस्टर का नंबर आ गया है वो बूस्टर भी लगवा लें। तो जो भी उससे बचाव हो सकता है। और उसमें यही बात बार बार सामने आती है कि टीकाकरण का कम से कम इतना लाभ है कि हमको गंभीर कोविड की बीमारी संभवतः नहीं होगी, अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा और ICU में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। और अभी तक जो ओमिक्रॉन के आंकड़े पूरी दुनिया से आए हैं, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका या भारत या और दूसरे देशों से, उसमें ये बात बिल्कुल सामने आई है कि जो अस्पताल में भर्ती होने की प्रतिशत है वो काफी कम रही है। लक्षण बहुत तीव्र नहीं हुए हैं, गंभीर नहीं हुए हैं। अधिकतर लोग घर पे रह के ठीक हो गए हैं। 3 से 5 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 सप्ताह के अंदर सब लोग ठीक हो गए हैं। लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है, ये बात बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमको इसको भी गंभीरता से ही लेना चाहिए। क्योंकि किसको नुकसान हो जाएगा नहीं होगा ये इसका प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और जो लोग वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ नागरिक हमारे हैं और जिनको कोई भी इस तरह की रोग है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जैसे कैंसर का अगर इलाज चल रहा है या किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही है, एज, उम्र अपने में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर देती है। सर्दी का मौसम है जिसमें वायु भी थोड़ा सा भारी हो जाती है और अगर हवा नहीं चलती है तो वायरस भी सस्पेंडेड रहता है क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में। तो इसलिए बचाव के उपाय तो अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। इसमें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपना बचाव रखें, टीकाकरण कराएं। क्लोज्ड स्पेसेस में बहुत ज्यादा अभी भी सामाजिक तौर पे बहुत मेल मिलाप न करें और जो हमारे समारोह हैं बहुत बड़े उनमें न जाएं तो अपना बचाव करें और खाने पीना न करें वहां पे जहां पे जाएं, मास्क लगा के रखें। तो ये कि मैं समझता हूँ काफी हद तक हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जिस तरह से ओमिक्रॉन के वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में यदि हम स्थितियां देखें तो बहुत बुरी स्थितियां रही हैं। ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, जिस तरह से इंडिया में लगातार कहा जा रहा था कि जनवरी के किसी भी वीक में लास्ट तक में आ सकता है पीक, या फरवरी में माना जा रहा था। लेकिन केसेस की संख्या की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ इस तरह की कोई जांच या टेस्टिंग नहीं हो रही। कितने लोग घरों में बीमार हैं, कितने हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, क्या माने। और कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां साफ नहीं होती हैं तो लोग रिलैक्स हो जाते हैं, लापरवाहियां बढ़ जाती हैं। हाँ मैडम, हमारे सभी आपको और हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर मिश्रा साहब को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल जो अभी प्रोफेसर मिश्रा साहब ने कहा है उनको तो बिल्कुल मैं फुल्ली एंडोर्स करता हूं और उसका समर्थन करता हूं कि उसका 100% पालन सभी को करना है, सभी दर्शकों को करना है। इसके अलावा चूंकि मैं बाल और किशोर रोग विशेषज्ञ हूं तो इधर हमने देखा है करीब 15 दिन से कानपुर और उसके आसपास बच्चों में बुखार और सर्दी और गले में खराश के काफी आ रहे हैं। और दुर्भाग्यवश इनके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो बहुत इसको हल्के में लेते। जब उनसे हम कहते हैं कि इसकी कोरोना कटा रही है डॉक्टर साहब, इसको कोरोना नहीं होगा, छूटते ही कहते हैं। तो मेरा आपके दर्शकों से, के न्यूज के दर्शकों से अनुरोध है, अपील है कि बड़ों में जैसे हम सावधान हैं, अलर्ट हैं और टेस्ट करा लेते हैं, एंटीजन या RT-PCR जो भी उपलब्ध है तुरंत,
वो बच्चों में ही करें, यानी कि 5 साल से 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, खासकर जिनमें टीके नहीं लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि अभी 15 से ऊपर वालों को तो टीके लग गए हैं, 15 से जो छोटे बच्चे हैं तो अभी बहुत आ रहे हैं। सुबह से हमें याद है करीब आधा दर्जन, हाँ आधा दर्जन बच्चे आए जिनको कि मैडम बुखार था, खांसी थी, जुकाम था, और पेरेंट्स बहुत रिलैक्टेंट थे। तो मेरा आपके के न्यूज के माध्यम से जो प्रोफेसर मिश्रा सर ने कहा है उसके अलावा बच्चों और किशोरों को भी हल्के में न लें, ये सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं और एक एक बच्चा और किशोर ये कईयों को, दर्जनों को इन्फेक्ट कर सकता है, खासकर जिन्हें टीका नहीं लगे हैं जी। और घर में जैसे वरिष्ठ लोग होते हैं मैडम, वो बहुत है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया गुर्दे की बीमारी है, कैंसर की है, सीओपीडी है, एस्थमा है, लिवर की कोई क्रॉनिक बीमारी है, हार्ट की है, दवाइयां चलती हैं। तो बच्चे हमारे और किशोर जिनको टीकाकरण नहीं है वो सुपर स्प्रेडर साबित हो रहे हैं और दुर्भाग्यवश संरक्षक और माता पिता इसको हल्के में ले रहे हैं जो उन्हें नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर एमसी मिश्र जी, जिस तरह से प्रोफेसर वीरेंद्र त्रिपाठी का कहना था कि गार्जियंस हल्के में ले रहे हैं, पिछले 2 सालों में जो लोगों की साइकोलॉजी में चेंज हम लोगों ने देखा है वो ये देखा है कि पहले कोरोना होता था तो लोग डर जाते थे। आज की स्थिति में यदि लक्षण होते भी हैं तो लोग कहते हैं कि टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, यदि कोरोना है भी तो ठीक हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि आज भी उतना ही डरने की जरूरत है और टेस्ट से बचना नहीं चाहिए? क्योंकि अक्सर लोगों को कहीं ना कहीं सिम्टम्स होते हैं, ये जानकारी अंदर ही अंदर होती है, लेकिन टेस्ट लोग नहीं कराना चाहते। इस विषय में मैं इतना ही कहूंगा कि टेस्ट कराएं या ना कराएं, जी, मान के ये चलें कि ये कोविड है। आज के वातावरण में कोविड ही मान के चलिए, टेस्ट हो या नहीं हो, क्योंकि कई बार टेस्ट में नेगेटिव आ जाता है। जैसे मैंने कहा BA.2 जो वेरिएंट है ये PCR में कई बार डिटेक्ट नहीं होता है, तो इसका ये अगर नेगेटिव रिपोर्ट भी आ गई टेस्ट की तो ये, और लक्षण है आपको, तो ये नहीं माना जा सकता कि आपको कोविड नहीं है या कोई वायरल इलनेस नहीं है। अच्छा, दूसरा ये भी न माने कि दूसरे वायरल इलनेसेस गंभीर नहीं हो सकती, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वायरस तो बहुत तरह के हैं हमारे वातावरण में जी। और कोई भी वायरस आपको, आपकी अगर प्रतिरोधक क्षमता कम है तो नुकसान पहुंचा सकता है जी। इसलिए कोविड या नॉन कोविड, और टेस्ट अगर संभव है कराएं, और नहीं भी होता है तो मैं तो, जैसे परिवार में एक जने को लक्षण आए और उनका टेस्ट हो गया, उसमें PCR पॉजिटिव था और वो ठीक हो गए 3 से 5 दिन में, 5 दिन बाद वाइफ को हो गया, तो अब ये बात आती है कि इनका कराएं। मैंने कहा इनका क्या नहीं भी कराएंगे तो कोविड है, इनको कोविड मान के चलिए, और उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन बाद बेटे को भी हो गया। तो ये बिल्कुल ये मान के चलें कि इस समय जो भी लक्षण आ रहे हैं वो इसके ओमिक्रॉन की वजह से है, उसके कोई भी वेरिएंट BA.1 हो या BA.2 हो, और क्योंकि टेस्ट की भी अपनी क्षमता है, पूर्ण रूप से 100% सही नहीं होता। और अब जैसे अभी हाल में हमारे एक डॉक्टर ही थी एम्स की, उनको लक्षण हुए और काफी लक्षण थे लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई, तो ये नहीं माना जा सकता कि टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव है तो ये कोविड नहीं है। इसलिए टेस्ट कराएं या ना कराएं, मान के ये चले कोविड है और इसका उसी प्रकार से अपना घर पे आराम करें। आप जिसमें फ्लूइड थेरेपी आती है, पैरासिटामोल या जो भी दवाई लेके डॉक्टर की सलाह से अपना बुखार कम करें। इसमें बुखार, अच्छी बात यह है कि इसमें बुखार बहुत तेज नहीं हो रहा है, लक्षण भी माइल्ड है, ये अच्छी बात है, लेकिन किसमें गंभीर हो जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात ये समझना बहुत आवश्यक है कि ओमिक्रॉन तो चल ही रहा है लेकिन इसके साथ कोई डेल्टा वेरिएंट समाप्त नहीं हुआ है, और आपको जो गंभीर रोग हो सकता है, लंग्स में इफेक्ट हो सकते हैं, वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से हो सकते हैं, वो अल्फा वेरिएंट की वजह से हो सकते हैं। तो जैसे अभी हमारे एक सहयोगी एम्स में थे, उनकी मदर चेन्नई में है, उनको डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण हो गया अभी हाल में, और उनको ऑक्सीजन देनी पड़ी और थोड़ी दिन ICU में रहे, वेंटिलेटर नहीं लगा, ठीक हो गई। लेकिन ये ऐसा न माने कि डेल्टा वेरिएंट नहीं चला गया या अल्फा वेरिएंट चला गया, तो डेल्टा वेरिएंट भी मौजूद है। अभी 10 से 20% लोगों को डेल्टा वेरिएंट से भी हो रहा है संक्रमण, इसलिए इसको गंभीरता से लेना और अत्यंत आवश्यक है, और ओमिक्रॉन को भी हल्के में नहीं लेना है। इसको आप लक्षण है तो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नापना घर पे वो करते ही रहें,
ठीक है, अधिकतर लोग, जैसे दिल्ली का अगर आंकड़ा देखें आप, तो 80 से 85% जो बेड्स हैं वो खाली हैं, केवल 15% बेड्स भरे हुए हैं। आईसीयू में भी जो एडमिशन्स हैं या हॉस्पिटलाइजेशंस भी जो हो रहे हैं, वो लोग किसी और रोग की वजह से आते हैं और उनमें जब टेस्ट होता है तो कोविड निकल जाता है। तो इसलिए इसमें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको गंभीरता से लें और जब भी लक्षण हो डॉक्टर से संपर्क करें, टेली कंसल्टेशन कर लें, उसमें सलाह मिल जाती है और सुपरविजन में रहें। ऑक्सीजन सैचुरेशन जो हम अप्रैल मई में कहते थे अपना देखते रहें जी। और जब भी अगर बुखार काबू में नहीं आ रहा, कोई भी बात लगती है आपको, सैचुरेशन 94 से नीचे जाती है, तो फिर ऑक्सीजन या अस्पताल में जाने की व्यवस्था जी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो सुबह बोलेगा में आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर, नए नए वेरिएंट को लेकर बातें सामने आ रही हैं, ऐसे कैसे बचाव करेंगे और क्यों बचाव करना जरूरी है, उसी पर चर्चा करें। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कांग्रेस हमारी, जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुबह बोलेगा में। आज हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन के नए रूप को लेकर। हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर एमसी मिश्र, पूर्व निदेशक एम्स से हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, पूर्व डीजीएमई यूपी से हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, अगला सवाल आपसे है। यहाँ पर लगातार जिस तरह की हम चर्चा करें, डॉक्टर एमसी मिश्र जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि यदि आपके अंदर कोई भी लक्षण होते हैं तो पहले तो इससे मानिए कि कोविड है, और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। पैरासिटामोल की यदि हम भारत में बात करें तो बहुत ही साधारण सी बात है कि फीवर यदि होता है तो अक्सर लोग अपना इलाज स्वयं ही करते हैं, डॉक्टर के पास तो तब जाते हैं जब स्थिति खराब हो सकती है। आज की सिनेरियो में क्या लगता है आपको कि यदि स्थिति जरा भी खराब हो तो क्या सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए, या आप कुछ ऐसी दवाइयां हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जो आसानी से ले सकते हो और सेफ हो? मैडम, इसमें तो मैं ये कहूंगा कि अगर शारीरिक डिस्कम्फर्ट हमें ज्यादा है, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, या बुखार बहुत तेज है, 102 103 है, तो केवल पैरासिटामोल है, जो किसी भी नाम से आ सकता है, पैरासिटामोल है, वो 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम बड़ों को और बच्चों को डॉक्टर से पूछ के या फैमिली फिजिशियन से पूछ के ही दें। पैरासिटामोल भी बहुत सेफ नहीं है सब इस ग्रुप को, एक तो ये समझ लें। और ये ऐसा नहीं है कि चूरन की तरह यूज कर लें या ओटीसी की तरह यूज कर लें। अगर शारीरिक डिस्कम्फर्ट बहुत है, मांसपेशियों में बहुत दर्द है, सिर दर्द बहुत है, या बुखार बहुत तेज है, खासकर छोटे बच्चों मैं कहूंगा, जैसे कि 6 साल से छोटे बच्चे हैं, इनमें फेब्राइल सीजर्स करीब 5 से 6% बच्चों को हो जाते हैं, तेज बुखार जी। तो उनके लिए तो ठीक है, या हृदय के रोगी हैं या कुछ ऐसे हैं, उनमें पैरासिटामोल 1 या 2 डोज ले सकते हैं स्वयं। अदरवाइज जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने फैमिली डॉक्टर से या जो भी आपका फिजिशियन हो फैमिली, उसको बताएं, अपनी तकलीफ बताएं, वो करें। और जैसा कि बिल्कुल सही कहा कि जांच की सुविधा नहीं है, लोग रिलेक्टेंट हैं, तो अगर बुखार जरा सा भी है 9900 और उसके साथ जुकाम खांसी है, बच्चे बड़े या किसी को, तो इसको ये प्रिज्यूम करें कि ये कोरोना हो सकता है, कोविड ओमाइक्रॉन हो सकता है, डिफरेंट वेरिएंट हो सकते हैं, तो तुरंत ही आइसोलेट हो जाएं और N95 मास्क का प्रयोग करें। बच्चे को या बड़ों को खाना पीना ये सब देते रहें,
और जो एहतियात है, जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहे जी। या कोई और ऐसे लक्षण नहीं, छोटे बच्चों में बता दूं, सांस तेज चलने लगे, उनको उल्टियां हो रही हो, उनको डायरिया हो रहा, पेट फूल रहा है, नीला पड़ रहा है या सैचुरेशन डाउन होता है 94 से, तो तुरंत पास के डॉक्टर, सरकारी या प्राइवेट जो भी आपके हो, उनसे संपर्क करें। ऐसी गंभीर परिस्थिति में छोटे बच्चों को भर्ती की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अपने लोगों को डरना नहीं है, और इसका प्रतिशत मैडम बहुत कम होता है, यानी कि 0.1% ही बच्चों को इस तरह की संभावना खतरनाक लक्षण होंगे जिनको हम डेंजर साइंस भी कहते हैं, पेरेंट्स को बता देते हैं। अदरवाइज बिल्कुल कहा कि मामूली 5 से 7 दिन तक ये स्वतः ही चला जाता है, न तो तेज बुखार होता है, न सांस की कोई, न वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह भी नहीं, लेकिन एहतियात पूरा बरतना है, अलर्ट हमें रहना है, और गंभीर अगर लक्षण मिलते हैं बच्चों और किशोरों में तो तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर या फिजिशियन या जो भी आपके वो, उससे संपर्क करके दवा लेनी है। खुद डॉक्टर नहीं बनना है, और ओवर द काउंटर जो दवाएं उपलब्ध हैं कृपा करके उनको कतई न ले। पैरासिटामोल इमरजेंसी के तौर पे तेज बुखार में या बदन दर्द में ली जा सकती है। जी मिश्र जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। कई बार हमारे दर्शकों के ये सवाल आते हैं कि जिस तरह से आजकल हम देखते हैं कि सिटीज में छोटे छोटे घर होते हैं या लोगों के पास इतना स्पेस नहीं होता है, ये ऐसे में यदि एक व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो प्रॉपर तरीके से आइसोलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे में क्या किया जा सकता है? आपका प्रश्न बहुत उचित है, और ये हम सबको विदित है, इस बात का ज्ञान है कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है और जो अधिकतर हमारे जो देशवासी हैं वो कोई बड़े घरों में नहीं रहते हैं, और यदि घर में 3, 4, 5 लोग भी हैं तो एक कमरा एक जने के लिए अलग करना भी संभव नहीं होता है। और आजकल तो सर्दी है तो कैसे अलग करेंगे, गर्मी है तो बाहर चारपाई बिछा के आप लेट सकते हैं बरामदे में, या और जो भी बाहर कोई जगह है, जैसे बॉम्बे में लोग बाहर ही सोते हैं पूरे सारी साल, क्योंकि वहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती है जी। तो ये बिल्कुल बहुत एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है हमारे यहाँ संक्रमण को से लड़ाई करने का। और इसमें मैं यही कहूंगा कि कम से कम उनको जितना भी उनसे दूर रह सकें और मास्क लगा सकें जी। घर में, तो कम से कम बचाव होगा। और अगर यदि होता भी है, जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था एक परिवार का, जो जी बिल्कुल डॉक्टर एमसी मिश्र जी, माफ कीजिएगा, समय का मुझे इशारा मिल चुका है, डिबेट को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार सुबह बोलेगा में आज हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से लगातार ओमिक्रॉन का नया रूप सामने आया है, लेकिन उस नए रूप के साथ ही साथ चुनौतियां भी बहुत है। ऐसे में अपना बचाव आप करते रहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहिए और लगातार मास्क का प्रयोग करिए। फिलहाल आज के विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।